Hello, Namaste. Hello everyone. मैं डॉक्टर संदीप वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन नीलम हॉस्पिटल राजपुरा। आज आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा ब्रेन ट्यूमर के ऊपर और हमारे साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मनदीप सर। स्वागत है आपका। वेलकम सर। डॉक्टर मनदीप काफ़ी सीनियर न्यूरोसर्जन हैं, पिछले 10 साल से इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। और ब्रेन ट्यूमर जो कि आज के समय के अंदर एक ऐसी समस्या बढ़ती ही जा रही है और जिसके नाम से भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर बैठ जाता है कि अब तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब तो लाइफ चली गई है और हताशा आ जाती है और इसके इलाज में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सभी सवालों के ऊपर कि कैसे इसको लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, इसके लिए ही आज हम सर से इसके सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। वेलकम सर। सर जैसे कि आधुनिक युग के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही है और कैंसर एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड हो रही है। yes. और इसी के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है ब्रेन ट्यूमर। पहला सवाल मैं सर से पूछने जा रहा हूँ कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और जिसको हम रसोली कहते हैं, गाठन कहते हैं, गिल्टी कहते हैं, और इसका किस तरह से पहचान की जा सकती है। तो सर थोड़ा सा बताएं ट्यूमर है क्या और स्पेसिफिकली इसको कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्यूमर क्या होता है। देखिए, ट्यूमर जिसको हम रसोली या गांठ बोलते हैं, ट्यूमर पैदा होता है जब बॉडी की एक सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है। जैसे आप सब जानते होंगे कि हमारी बॉडी अनेक टाइप की सेल्स से बनी हुई है। सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। नॉर्मली बॉडी की हर सेल का फंक्शन डिफाइंड होता है। बॉडी की हर सेल अपना ग्रोथ पीरियड में बड़ी होती है, एक ऑर्गन बनाती है, उसके बाद फिर वो ग्रो होना बंद कर देती है, डिवाइड होना बंद कर देती है, और उसके बाद वो सेल धीरे धीरे जैसे उसकी एज आती है तो मर जाती है, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। जब कैंसर वाली सेल होती है उसमें ये एपोप्टोसिस वाली बात नहीं होती है। तो वो कैंसर की सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती है, उसके ऊपर जो लगाम लगी होती है जेनेटिक्स की, वो लगाम हट जाती है। उसकी वजह से वो सेल बार बार ग्रो होती रहती है। एक सेल की 2 बनेंगी, 2 की 4 बनेंगी, 4 की 8 बनेगी, 8 का 16 बनेगा, और ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता रहेगा जिससे एक ट्यूमर बनेगी। ट्यूमर कुछ नहीं होता, बहुत सारी ऐसी मलिग्नेंट सेल्स की एक गांठ होती है। और ये गांठ की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने ग्रोथ के लिए ये आसपास की नॉर्मल बॉडी की न्यूट्रिशन चूसने लगती है। और इस कारण वो शरीर को अंदर से खाने लगती है, और ये गांठ फिर धीरे धीरे खून के थ्रू शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगती है। तो इसी बीमारी को हम कैंसर कहते हैं। और सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ब्रेन ट्यूमर हैं क्या इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। जी, ब्रेन ट्यूमर आम जनता के लिए बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो इसको बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे ब्रेन में हजारों टाइप की सेल्स होती हैं, हर सेल से एक एक ट्यूमर बन सकता है। लेकिन इसको आसान करने के लिए WHO ने इसकी ग्रेड्स बनाई हुई हैं। 4 ग्रेड्स होती हैं ब्रेन ट्यूमर की, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। और इन सारी ग्रेड्स को जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर और ही उतना खतरनाक होता रहता है। तो ग्रेड 1 के ट्यूमर हम इनको बिनाइन ट्यूमर कंसीडर करते हैं। इनमें वो वाली प्रॉब्लम होती है जो गांठ बनने वाली ट्यूमर की सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बार अगर इस ट्यूमर को शरीर में से निकाल दिया जाए तो ये वाला ट्यूमर वापस नहीं होता। अच्छा। अगर ग्रेड 2 का ट्यूमर हो, अगर वो भी लो ग्रेड ट्यूमर में ही काउंट होता है, उसमें भी अगर निकाल दिया जाए ट्यूमर को बॉडी से सर्जरी करके, तो ट्यूमर वापस आने का चांस थोड़ा ग्रेड 1 से ज़्यादा होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो ट्यूमर्स होते हैं वो हाई ग्रेड ट्यूमर्स कहलाए जाते हैं। और ये वाले ट्यूमर्स ऑपरेशन करने के बाद रिकरेंस होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर लाइफ स्पैन के बारे में हम बात करें तो ग्रेड 1 का ट्यूमर अगर डायग्नोसिस है किसी मरीज का, तो वो मरीज ऑपरेशन के बाद ट्यूमर निकालने के बाद लगभग नॉर्मल लाइफ स्पैन जिएगा। ग्रेड 2 के साथ भी लगभग नॉर्मल लाइफ स्पैन है, उसमें से 5-10 साल आप कम कर लीजिए। ग्रेड 3 अगर डायग्नोसिस होता है किसी मरीज का, तो एवरेज किताबों के अनुसार उसके पास 8 या 9 साल है।
और अगर ग्रेड 4 का ट्यूमर है तो अगर कोई इलाज नहीं किया जाता है तो उस ट्यूमर की एवरेज लाइफ स्पैन उस मरीज की हो जाएगी 6 महीने तक। ओके। और अगर हम सारा इलाज करते हैं ग्रेड 4 में, ऑपरेशन भी कर दिया, रेडिएशन भी दे दी, कीमोथेरेपी भी दे दी, उसके साथ भी मरीज के पास 1.5 साल से लेके 2 साल तक का ही टाइम है। चलिए सर, ये तो आपने बड़ा इंफॉर्मेशन बताया कि लेवल ग्रेड 1 और 2 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें, और इवन लास्ट स्टेजेस के अंदर भी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है, जिसके द्वारा हम व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कुछ और बढ़ा सकते हैं और उस पेन से उसको एक रिलीफ कर सकते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है, सिर्फ ब्रेन पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है, और क्या क्या ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जो ब्रेन ट्यूमर के अंदर, यदि कोई व्यक्ति को जिसके ट्यूमर बन गया है या फिर बनने के चांसेस हैं, या फिर कैसे पता करें उन सिम्टम्स के द्वारा कि ये ब्रेन ट्यूमर को दर्शाते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर हमारे पास दो तरीके से आ सकता है। ब्रेन ट्यूमर का मरीज या तो इमरजेंसी में आएगा जब कंडीशन बहुत ही गंभीर है, या फिर मरीज हमारे पास नॉर्मल क्लिनिक में आएगा, ओपीडी में, जहाँ पे उसको कोई माइनर सी प्रॉब्लम हो रही है जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रही है। अगर इमरजेंसी में मरीज आते हैं ब्रेन ट्यूमर के, तो नॉर्मली वो सीरियस कंडीशन में ही होते हैं, या तो वो बेहोश हो सकते हैं, या उनको लगातार दौरे पड़ रहे हैं, या फिर उनको अधरंग हो गया है, या शरीर का कोई एक हिस्सा चल नहीं रहा है, जिसको हम हेमीप्लीजिया या फिर मोनोप्लीजिया बोलते हैं। हो सकता है उनको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, अचानक आंखों की रोशनी चली गई है। हो सकता है उनके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो शॉक में चले गए हैं, बेहोश हो गए हैं, शरीर में नमक कम ज़्यादा हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ आ सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स रूटीनली हमारे पास या तो कोई फोकल डिफिसिट, जैसे कि कोई एक हाथ नहीं चल रहा, या फिर हाथों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है जो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, ऐसी किसी प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं। हो सकता है उनको धीरे धीरे हेमीपैरेसिस होने लग गया है, जिसका मतलब है कि आधा साइड शरीर का धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हो सकता है उनका चेहरा कमजोर पड़ गया है, हो सकता है उनकी आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही है, या फिर उनको आंखों में कोई साइडों का नहीं दिख रहा है। फिर उनको सिर में दर्द हो सकता है। जो ब्रेन ट्यूमर का सिर में दर्द होता है वो कहा जाता है कि मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, जब सुबह मरीज उठता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीजों को सेम ही टाइप का सिर दर्द होगा, दिन में कभी भी हो सकता है। जो अगर सिर दर्द आपको हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये गंभीर है, तो जो गंभीरता के साइंस हैं वो तब होते हैं जब आपको सिर दर्द होता है और सिर दर्द के साथ हमेशा उल्टियाँ आती हैं, और जब आप सिर दर्द हो रहा है तब आपकी आंखों की रोशनी है वो कमज़ोर हो रही है, आपको लग रहा है सब धुंधला हो गया है। लेकिन जब सिर दर्द में उल्टी आती है उसके बाद फिर आपकी आंखों की रोशनी फिर ठीक हो जाती है। तो ये वाले थोड़े गंभीर साइंस है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। वर्तमान में डॉक्टर मनदीप नीलम हॉस्पिटल राजपुरा के अंदर हैं, और जहाँ पर सर काफ़ी डीपर लेवल के ऊपर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके साथ में जो भी सिम्टम्स हैं उनको बड़ी गहराई से देखते हैं, और यही सिम्टम जैसे अभी सर ने आपको बताया, अगर आप या आपके परिवार में परिजन में किसी के अंदर भी जो बॉडी से जुड़े हुए जितने भी मेजर सिम्टम्स बताएं, अगर आप उनको नोटिस करते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चाहे आपके नज़दीकी किसी भी न्यूरो सर्जन को दिखाएं, या फिर डॉक्टर मनदीप जो कि वर्तमान में नीलम हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप यहाँ की हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में अभी हम अपने दूसरे पार्ट के अंदर आज जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को कैसे डायग्नोस किया जाता है, असेसमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, वह इसको निदान के लिए वर्तमान में जो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हो, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिसके द्वारा इसका उपचार उपलब्ध है, और किन किन ट्यूमर्स में क्या क्या उपचार देना आवश्यक है। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते।